आभार व्यक्त करता हूं, जिनका संपूर्ण जीवन हिमालय एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित किया है। सच में जब कभी भी आप मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपसे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है और प्रकृति को मानने की बात जो उन्होंने अभी हम सबके समक्ष कही, वो बार बार इसका स्मरण मुझे कराते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय मात्र बर्फीली चोटियां, विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। ये न केवल भारत के उत्तर में अटल प्रहरी का काम करता है, बल्कि इसकी पर्वतीय नदियां पूरे देश की जीवन धारा है, जिसके बारे में अभी किशोर उपाध्याय जी मुझे पूरे देश के सभी राज्यों में समृद्ध भी बता रहे थे और क्या ताकतवर भी बता रहे थे, शक्तिशाली है केंद्रीय रूप से। उसका सबसे बड़ा कारण तो हिमालय ही है। सबसे बड़ा हमारा 70% से अधिक भूभाग जो वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों की कृपा से भी आच्छादित है। क्योंकि जहां आप जाएंगे पूरे राज्य के अंदर आपको वनों की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी, पर्वतों की श्रृंखला दिखाई देगी और इसके साथ साथ देवों के और देव स्थानों की भी एक बड़ी श्रृंखला जो कभी समाप्त नहीं होती है। जहां तक आप जाएंगे एक न एक देव स्थान भी आपको दिखाई देगा। तो जहां इतनी प्रकृति के द्वारा दिए हुए इतने सारे उपहार हों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त इतना आशीर्वाद हो, तो सच में मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि हम सब, मैं अकेला नहीं, हम सब पूरे देश के अंदर सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली लोगों में से है। देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जन, जो केवल आपने मुझे उद्धृत किया है, मैं ये हर एक उत्तराखंड वासी को उद्धृत करता हूं, हर एक हिमालय वासी को उद्धृत करता हूं। जहां हिमालय और इसकी पर्वत श्रृंखलाएं केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक चेतना की ये अनमोल धरोहर भी है। इसकी ऊंचाइयों से हमारे राष्ट्र का गौरव समाया हुआ है और इसकी घाटियों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी छिपा हुआ है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां, जैव विविधता से भरपूर वन हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय की गोद में बसे हमारे गांवों में सदियों से सभ्यताएं भी पनपती रही हैं और हिमालय हमेशा से हमारी पहचान और परंपराओं का वाहक रहा है। हिमालय के विस्तार और महानता का परिचय हमें महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है, जहां एक श्लोक के माध्यम से, कि जिसका अर्थ यह है कि हिमालय पर्वत का विस्तार समुद्र से लेकर चंद्रमा तक माना गया है। देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी ने, किशोर उपाध्याय जी ने, और मैं समझता हूं पहले के वक्ताओं ने भी बहुत सारी बात रखी होगी। आज पूरा दिन आपको हिमालय 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 हम सबके मन में भर जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज मैं और अभी किशोर उपाध्याय जी एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है कि 2 तारीख को हम क्या करेंगे। अभी यहां से बोल रहे थे ना, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं लग रहा है। एक बार जोर से बोलिए, कौन सा दिवस होगा?
थोड़ा भाई साहब भाषण सुनते 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 मुझे लग रहा है कि चैतन्यता थोड़ा सा कम हुई है। इसलिए थोड़ा चैतन्यता भी होनी चाहिए ना। तो एक बार ताली तो बजाइए आप लोगों को चैतन्य करने के लिए। हम सब भूल गए हैं, हम लोग थोड़ी देर में हिमालय में ही हम लोग खो गए हैं। इस समय हिमालय में खोना है लेकिन चैतन्य रहना है। ऋषि मुनि भी हमारे साधना में लीन रहते थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक क्या था, घेरा बना रहता था, सुरक्षा कवच। तो हमारी चैतन्यता भी उस प्रकार की बनी रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि आदरणीय जोशी जी ने कहा कि 2 तारीख को बुग्याल दिवस होगा, 3 तारीख को होगा ग्लेशियर दिवस। अब मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को नदी का दिवस, नदियों का, ठीक है। 5 तारीख को वनों का दिवस, 6 तारीख को हवा का दिवस और 7 तारीख को मिट्टी का दिवस। 8 तारीख को हिमालय से जनजीवन, पहाड़ से मैदान तक का दिन। यानी कि जो हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहाड़ से मैदान की ओर। जो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है पहाड़ से, वो मैदान को फायदा कर रहा है, मैदान के लिए जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि वहां चेपड़ों में बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घर उसमें समा गए हैं, धराली में आपदा आ गई है, पूरा धराली उसमें समा गया है, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आपदा आ गई है, या पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास के क्षेत्र में आपदा आ गई है, तो मैं तो देहरादून में बैठा हूं, मैं देहरादून में बैठी हुई हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक न एक दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। जब ये भाव हमारे मन में आएगा तो हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा पानी सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे। और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है। देखिए हमारे यहाँ इतनी आपदा आई है, धराली में आपदा, श्याना चट्टी में यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया वहां मलबा आने से, बादल फटने से, कि वहां झील बन गई है। और झील कितनी बड़ी बनी, इस बिल्डिंग के भी दुगने बराबर झील बन गई। भाई साहब मैं गया वहां, होटल की 3 मंजिली जो 3 मंजिल पर है वहां भी पानी भर गया। धराली में, थराली में, चमोली में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। 3 तरफ को नहीं जाता तो पूरा जैसे धराली हो गया वैसे ही थराली हो जाता। वो तो जहां बादल फटा, वो बादल फटने के बाद 3 हिस्सों में बट गया। एक पीछे की तरफ को गया, एक दाहिने हाथ की तरफ को, और एक सामने की तरफ को आ गया। तो तीनों भागों में बट गया। अन्यथा हमारा जो थराली क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ जाता। चेपड़ों में इसी तरह हुआ, कपकोट क्षेत्र में, और सैंजी में। सैंजी गांव हमारा, इस सौरभ भी वहां पौड़ी जिले के रहने वाले, तुम जानते हो सैंजी? पैठाणी के पास का गांव है। भरसार से आगे जाते हैं जब, वहां से 20 किलोमीटर आगे भरसार जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से रास्ता बनता है। और उस तरफ इस तरफ पैठाणी, उस तरफ पीठसेन। तो वहां पर एक गांव में 22 स्थानों पर बादल फटा है, और सब जगह एक सी कि ऊपर बादल फट रहा है। बादल फटते ही भर 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 जो है वो तो शोध का विषय है, एक प्रकार की आपदा। मैं आपके शोध के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सभी स्थानों पर लगभग मैं पहुंचा हूं। फट से बादल फटता है, ऐसा लगता है ऐसे भर से जो है नीचे कुछ भरा हुआ है, और भर 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 करके पूरा मलबा आ जाता है, पूरा
जितना ऊपर से जो है ऐसा आता है कि वो सब अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये बहुत शोध का विषय है, जहां ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, अन्य बातें हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह एवलॉन्च हमने देखे, एवलॉन्च का भी सामना किया। अभी इसी साल फरवरी माह में मैं और दुर्गेश पंत जी एक कार्यक्रम में थे साइंस सिटी में, और वहीं पर मुझे सूचना मिलती है कि माणा गांव में एवलॉन्च आ गया, हिमस्खलन हो गया, और हम सारे कार्यक्रम छोड़ के सीधे आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाते हैं तो वहां पता लगता है कि 54 हमारे श्रमिक भाई जो वहां काम कर रहे थे वो एवलॉन्च की चपेट में आ गए। बहुत कठिन समय, बड़ा पीड़ादायक था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था। हमने कहा ये कैसी आफत आ गई। गए, अगले दिन हम गए, धीरे धीरे जो है हमने उसमें से 46 लोगों को सुरक्षित हमने निकाल लिया। मैं वहां पर भी एवलॉन्च में भी वहां पर पहुंचा। जैसा अभी आदरणीय जोशी जी कह रहे थे, हमारे बच्चे बैठे हैं पीछे, अब सबने मेरी तरफ ध्यान किया, अभी तक ध्यान कहीं और था। लंच हो गया, कोई बात नहीं, मैंने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया है, अब इतनी दूर आया हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए जो मैंने सीखा है, और आपके बोलने से ही मैंने कुछ पंक्तियां उठा ली इसमें से। जब हम छोटे थे, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, बहुत सीमांत क्षेत्र में, कनाली छीना से बिल्कुल काली गंगा के किनारे, काली गंगा के किनारे। और वही काली गंगा आगे चलकर हमारी जो है गौरी गंगा, काली गंगा मिलकर शारदा बन जाती है। और कोई मेरे गांव में गया होगा जहां मेरा घर है खटीमा में, तो उस शारदा जी में और घर के बीच में एक रोड है बस। तो मैं शारदा के साथ साथ उस मां शारदा की कृपा से जो भी काम कर पाया, जो भी सीख पाया, उसमें मैं बहुत नहाता था, बहुत नहाता था, कम से कम 8 से 10 घंटे। कुमाऊं बोलते हैं बौ काटना, तैरने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ललित? हैं? हाँ, तो खूब मैं बौ काटता था, दिन भर नदी पार करना, आर करना, ये करना। खैर अब तो वहां मगरमच्छ आ गए कहते हैं लोग, अब नहीं जाते। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा तू इसमें तैर सकता है? बोला पापा इसमें क्रोकोडाइल है। तैरना जानता है। तो बचपन में जब एक गर्मी के दिन आते थे, बच्चों बड़े ध्यान से सुनो ये बात, जब गर्मी के दिन आते थे तो हम सारे जो है अपने कपड़े उतार के खाली एक कच्छे में, छोटे थे कच्छे में घूमते थे, और ऊपर से आ रहा है, बारिश आ रही है, खूब हम नहा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, बड़ा आनंद आता था। और अब मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं, जिस दिन भी ज्यादा बारिश आती है, यहां बिजली खड़कती है, या मैं रात में सोने से पहले 11-12 बजे आपदा से समाचार लेता हूं कि आज कहां का अलर्ट है, तो सच बता रहा हूं कि कुछ देर में बिस्तर पर बैठता हूं और नारायण का ध्यान करता हूं, हे नारायण हम पर कृपा करना, कहीं कोई भी जो है इस प्रकार की चीज नहीं हो, हम सबकी रक्षा करना। और कोई आनंद नहीं आता मुझे। अब बारिश आती है तो कोई, जैसे बचपन में आप लोगों को भी होता होगा, बारिश आती होगी तो अच्छा लगता होगा घर में अंदर, है क्या कहा आपने? अब डर लगता है। पहले ऐसा होता था, बिल्कुल यही अब सबके साथ हो गया है। तो ये बदल गया। अभी ऐसे ही देखिए, अभी एक एवलॉन्च की बात मैंने बताई, इधर बारिश की बात बताई। मैं अभी 31 तारीख को, जुलाई के महीने में